एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों सॉलिड स्टेट। जी हाँ बच्चों, क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। तो बच्चों आप बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्यों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल पोर्शन की। बच्चों किसकी? बच्चों आंकिक प्रश्न जो सॉलिड स्टेट से पूछे जाते हैं उन्हीं की। जी हाँ बच्चों, अगर आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है तो बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम से जो निर्धारित है लास्ट ईयर तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो कंफर्म थे वो 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल बच्चों कंफर्म है केमिस्ट्री में, कि पहले अब से पहले बच्चों 2020 से पहले 12 नंबर तक के जो 12 अंक के न्यूमेरिकल थे वो कंपलसरी आते थे बच्चों। लेकिन बच्चों 2020 से जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग बच्चों बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 8 मार्क्स के आंकिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। कितने मार्क्स के बच्चों? 8 मार्क्स के। तो 8 मार्क्स में बच्चों आंकिक क्वेश्चन आने हैं, कंपलसरी है। और बच्चों केमिस्ट्री में हमारी 16 यूनिट है, तो उन सभी यूनिट में न्यूमेरिकल नहीं है, केवल 3 यूनिट में आपके आंकिक क्वेश्चन बनते हैं। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा विलियन, और बच्चों एक दो क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह से बन जाता है। तो बच्चों मेन जो सॉलिड स्टेट का पोर्शन रहेगा वो आपका आंकिक क्वेश्चन में आने का ज्यादा चांस रहेगा। तो बच्चों इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों आज के क्वेश्चंस की। तो बच्चों सबसे पहले मैं फिर कहना चाहूंगा, आंकिक क्वेश्चन अगर आपने सॉलिड स्टेट के नहीं किए तो बच्चों ये चैप्टर आपका बिल्कुल वीक है। तो प्लीज कृपया करके बच्चों ये आंकिक क्वेश्चन आप जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की सॉलिड स्टेट के। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था यूनिट सेल। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, तो यूनिट सेल जो थी बच्चों वो अगर मैं कंप्लीट काउंट करूं तो 4 प्रकार की होती थी। नंबर 1 बच्चा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आद्य मात्रक कोष्ठिका, ठीक है, या सामान्य यूनिट सेल। दूसरी होती थी बच्चों आपकी बीसीसी, इसको बोलते थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब काय केंद्रित। और जो थर्ड होती थी वो थी बच्चों आपकी एफसीसी, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित। ठीक है बच्चों, और जो फोर्थ थी आपकी वो थी बच्चों ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जी हाँ बच्चों, मैंने यूनिट सेल आपको 4 प्रकार की बताई थी। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि यूनिट सेल कैसी होती है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो आज है एक बुक है, और बच्चों मान लीजिए जो बुक है फिलहाल ये क्यूबोइड है, मतलब घन तो नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर नहीं है, लेकिन बच्चों ये जो बुक है एक घनाभ हो सकती है। तो बच्चों आइए मैं घनाभ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपकी जो यूनिट सेल होती है उसमें कौन कौन से परमाणु होते हैं और कहाँ पर होते हैं। तो बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट जो सेल होती है उसमें परमाणु केवल कॉर्नर पे होता है। कहां पर होता है बच्चों? कॉर्नर पर। तो बच्चों आप देखिए इस बुक में एक कॉर्नर बच्चों आपका ये होगा, सेकंड कॉर्नर जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ये होगा 1 2 3 और 4। कितने कॉर्नर है बच्चों आपके? 4। एक साइड में बच्चों आपके 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, और 4 कॉर्नर सामने है 1 2 3 4। तो कुल मिला के बच्चों कॉर्नर है, और कॉर्नर पे कितना होता है आपका? 8। और एक कॉर्नर पे बच्चों आपको एटम्स कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/8। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल परमाणु होता है वो कितना होता था? 1। बात करते हैं बच्चों बीसीसी की। बीसीसी का मतलब था बच्चों कॉर्नर पे तो इन चारों यूनिट सेल में परमाणु होता ही होता है, मतलब कॉर्नर पे इन सभी में परमाणु होता है। ठीक है बच्चों, तो कॉर्नर में सभी यूनिट सेल में होता है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूं यहां से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, बॉडी के सेंटर मतलब ये जो आपका यूनिट सेल है अगर इसके सेंटर में बच्चों मतलब इसके अंदर अगर कोई परमाणु है, अगर ये मान लीजिए बॉक्स होता और इसके अंदर यहाँ पर कोई परमाणु होता तो उसका किसी और यूनिट सेल से कोई अटैचमेंट नहीं होता, इसके केवल अंदर होता। अगर इस बॉक्स के अंदर कोई परमाणु होता तो बच्चों टोटल परमाणु कितना होता? 1। तो बीसीसी में टोटल परमाणु कितने होते हैं? 2। कितने होते थे? 2। नेक्स्ट है बच्चों आपका एफसीसी। एफसीसी का मतलब क्या था? फेस सेंटर्ड, मतलब फलक। फलक कितने होते हैं बच्चों आपके? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। जैसा कि एक बच्चों ये फेस है आपका एक बच्चों आपका पीछे 2, ठीक है, 2 के बाद बच्चों ये हो गया 3 के बाद बच्चों ये हो गया आपका 4 के बाद बच्चों ये जो फेस है आप देख पा रहे हैं 5, और ऐसा एक फेस सामने है। कितने हो गए बच्चों आपके? 6। तो कुल मिला के फेस कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। तो एक फेस में बच्चों परमाणु कितना होता था आपका? 1/2, हाफ। तो टोटल परमाणु कितने होते हैं? 4। पीसीसी में बच्चों क्या होता था? 2 समांतर में, मतलब अगर इस फेस में परमाणु है तो इसमें है, इसमें है तो इसमें है, मतलब किसी भी 2 फेस में परमाणु होता था
और दो पगे इसमें परमाणु जो समांतर वाले में होता है, तो दो फेस और एक फेस में कितना होता था, आधा। कुल मिला के बच्चों परमाणु का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता था, 2। तो बच्चों आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम आंगिक प्रश्न। कौन से बच्चों, आंगिक प्रश्न करने वाले हैं आज हम सॉलिड स्टेट के। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले मैं बच्चों आपको बता देता हूं, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेके चलने वाला हूं कि प्रति एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि पदार्थ का क्रिस्टलीकरण सरल घनीय सेल में होता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको प्रति एक एक सेल मतलब यूनिट सेल में परमाणु की संख्या बतानी यदि उसका क्रिस्टलीकरण किसमें होता है बच्चों, सरल घनीय सेल में। किसमें होता है बच्चों आपका, सरल घनीय सेल। तो बच्चों सरल घनीय सेल कौन सी होती है, जिसमें परमाणु केवल और केवल कहां पर होता है, कॉर्नर पर। तो सरल घनीय सेल में, सरल घनीय सेल में परमाणु केवल कहां होता है बच्चों, केवल सेल के कोने पर उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है बच्चों, कोने पर उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती थी आपकी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बच्चों मान लीजिए ये है, और इसमें परमाणु कहां होता है बच्चों, केवल कॉर्नर पर। कहां होता है, केवल कॉर्नर पर। तो इस यूनिट सेल में परमाणु कहां होता है बच्चों, केवल कॉर्नर पर। तो केवल कॉर्नर पर स्थित होता है। कोनों की कुल संख्या कितनी होती है, कोनों की कुल संख्या, तो कोनों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों, 8। कितनी होती है, 8। ठीक है, और बच्चों कोनों की कुल संख्या तो 8 हो गई, और एक कोने पर परमाणु का उपस्थित भाग, एक कोने पर उपस्थित परमाणु, तो एक कोने पर उपस्थित परमाणु कितना होता है बच्चों आपका, 1/8। कितना होता है, 1/8। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, कुल परमाणुओं की संख्या बच्चों, तो कुल परमाणुओं की संख्या आपकी हो जाएगी बच्चों 8 × 1/8। कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी, 8 × 1/8। तो कितना हो गया बच्चों, एक परमाणु। कितना परमाणु उपस्थित होगा आपका, 1। क्लियर बच्चों यहां तक। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं बच्चों कि सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु केवल और केवल कहां पर होता है, सेल के कोनों पर उपस्थित होता है, इन कॉर्नर पर। तो कॉर्नर की संख्या कितनी होती है बच्चों, 8, थोड़ी देर पहले बताई थी। और एक कॉर्नर पर कितना परमाणु उपस्थित होता है, 1/8। तो बच्चों कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 × 1/8। तो ये था बच्चों आपका एक परमाणु। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों कि सरल घनीय सेल, सॉरी बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप देखिए बच्चों बोर्ड पर है आपके सामने कि प्रति एक एक सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए यदि पदार्थ का क्रिस्टलीकरण काय केंद्रित सेल में होता है। किसमें होता है बच्चों, काय केंद्रित सेल में। ठीक है बच्चों, काय केंद्रित सेल किसको बोलते हैं, बीसीसी को। किसको बोलते हैं बच्चों, बीसीसी को। तो बच्चों काय केंद्रित सेल में परमाणु कहां पर होता है, काय केंद्रित सेल में परमाणु कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त कहां पाया जाता है बच्चों, कोनों के अतिरिक्त परमाणु जो पाया जाता है वो सेल के केंद्र में भी पाया जाता है। सेल के केंद्र में बच्चों मतलब बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, तो सेल के केंद्र में पाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों काय केंद्रित जो आपकी सेल है उसमें परमाणु कहां पाया जाएगा, कोनों पर, और इसके अतिरिक्त कहां पाया जाएगा, सेल के केंद्र में। तो सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणु, सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणु। ठीक है बच्चों, तो सेल के कोनों पर उपस्थित परमाणु कितना होगा, कोने कितने होते थे बच्चों, ठीक 8, और एक कोर्नर पर कितना होता है, 1/8। तो कितना हो जाएगा, एक परमाणु। कितना हो जाएगा बच्चों, एक परमाणु। और सेल के केंद्र में उपस्थित परमाणु, सेल के केंद्र में उपस्थित परमाणु कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1। कितना हो जाएगा, सेल के केंद्र में उपस्थित परमाणु कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है बेटा, तो कुल
पीसीसी में या काय केंद्रित संरचना में, काय केंद्रित सेल में कुल परमाणु की संख्या बताएं। में कुल परमाणुओं की संख्या, तो बच्चों कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें? 1 + 1 कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 + 1 कितना होगा? 2। तो कितने परमाणु होंगे बच्चों? केवल 2 परमाणु। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक परमाणु कहां पर होता है? कॉर्नर पर। दूसरा कहां होता है? बॉडी के सेंटर में। तो कॉर्नर पर कितने कॉर्नर बताए थे बच्चों? 8। और एक कॉर्नर पर परमाणु का भाग कितना होता है? 1/8। तो इस हिसाब से टोटल परमाणु कितने हो गए? ठीक है बच्चों, 2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इसी प्रकार का कि प्रति एक सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए यदि परमाणु का क्रिस्टलीकरण फलक केंद्रित संरचना में होता है। कौन सी बच्चों? प्रति एक सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है जबकि उसका बच्चों पदार्थ का क्रिस्टलीकरण किसमें होता है? फलक केंद्रित संरचना में। तो बच्चों इसी प्रकार से फलक केंद्रित संरचना, बच्चों फलक केंद्रित संरचना में, तो फलक केंद्रित बच्चों किसको बोलते हैं? एफसीसी को। तो फलक केंद्रित संरचना में परमाणु कहां होता है? कॉर्नर पर होता है। कहां होता है? कहां पर होता है बच्चों? कॉर्नर पर। और कॉर्नर के अलावा कहां पर होता है? फलक पर। कहां पर होता है? फलक पर। तो बच्चों कोनों पर उपस्थित कुल परमाणु, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कोनों पर उपस्थित, पहले की तरह ही क्वेश्चन है बच्चों, तो कोनों पर उपस्थित कुल परमाणु बच्चों, तो कोनों पर उपस्थित कुल परमाणु कितने हो जाएंगे बच्चों? 8 × 1/8, क्योंकि कॉर्नर कितने होते हैं? केवल 8 होते हैं। एक कॉर्नर पर 1/8 परमाणु का हिस्सा होता है। नेक्स्ट बच्चों फलकों पर उपस्थित, फलकों पर उपस्थित कुल, फलकों पर उपस्थित कुल परमाणु बेटा, तो फलकों पर उपस्थित कुल परमाणु जो होते हैं, मतलब फलक कितने होते हैं? 6। और एक फलक पर परमाणु का कितना भाग होता है? वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 2 3 जा 6, टोटल कितना हो गया? 3। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों? कुल परमाणुओं की संख्या सिमिलर बच्चों उन्हीं दोनों क्वेश्चन की तरह है, ये क्वेश्चन के बिल्कुल बेसिक है। कुल परमाणुओं की संख्या बच्चों आपकी कितनी होगी? 1 + 3, 1 + 3, तो टोटल कितनी होगी बच्चों? 4। तो ये मैंने पहले भी बताया था बच्चों आपको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल परमाणु कितना होता है? 1। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2। एफसीसी में कितनी होती है बच्चों? 4। ईसीसी में आप निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी? 2। तो बच्चों अब मैं जैसा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और आइए शुरुआत करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक सॉलिड है जिसकी संरचना एफसीसी है, बीसीसी है या किसी भी प्रकार से दी जाती है। आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है या बताया जाता है कि परमाणु कॉर्नर पर उपस्थित है या कहां पर उपस्थित है। तो बच्चों एक ठोस, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ठोस दो तत्वों से, दो परमाणुओं से मिलकर बना है, एक्स और वाई से। ठीक है बच्चों, तो एक्स परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित है। एक्स परमाणु बच्चों कहां पर उपस्थित है? एक्स परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है बच्चों? घन के कोनों पर। ठीक है बच्चों, और वाई परमाणु जो है, वाई परमाणु दो विपरीत फलकों पर उपस्थित है। दो विपरीत फलकों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र बताइए, ये ठोस का सूत्र बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि एक ठोस दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, एक्स और वाई। एक्स परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित है और वाई परमाणु दो विपरीत फलकों पर उपस्थित है। तो इनका सूत्र बताना है बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको छोड़ देते हैं। एक्स परमाणुओं की संख्या, किसकी बच्चों? एक्स परमाणुओं की संख्या। तो बच्चों एक्स परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बच्चों एक्स परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? एक्स कहां पर है? कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और एक कॉर्नर पर कितना होता है परमाणु? 1/8। तो कुल एक्स परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1। इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं वाई परमाणुओं की संख्या निकालूं तो वाई परमाणुओं की संख्या बच्चों, तो वाई परमाणु कहां पर उपस्थित है बच्चों? दो विपरीत फलकों पर, केवल दो फलक पर। किस पर बच्चों? दो फलकों पर। तो वाई परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? फलक कितने हैं? 2। और एक फलक पर कितना परमाणु होता है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल बच्चों, टोटल परमाणु कितना हो गया? 1। तो बच्चों एक्स के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 1। वाई परमाणु की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 1।
तो सूत्र क्या होगा बच्चों, x1 और y1। तो आप जानते हैं बच्चों 1 हम लिखते नहीं है, तो सूत्र क्या हो जाएगा xy। तो ठोस का बच्चों आणविक सूत्र कितना हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा xy। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल परमाणु की संख्या निकालनी है। x कहाँ था बच्चों, कोने पर, और y परमाणु कहाँ था, दो फलकों पर। तो कोने पर टोटल परमाणु 1, दो फलकों पर टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 1। तो x परमाणु की संख्या कितनी है 1, y की कितनी है 1, तो सूत्र कितना हो जाएगा x1 y1, या बच्चों हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे xy। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ठोस दो परमाणु से मिलकर बनता है a और b। इससे बच्चों a और b से a घन के कोनों पर उपस्थित है तथा b सेल के केंद्र में उपस्थित होता है या सेल के सेंटर में उपस्थित होता है। तो यौगिक का सूत्र बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। केंद्र पर उपस्थित, देखिए बच्चों कोनों पर कितने परमाणु हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। कोनों पर 8 × 8, मतलब कोने पर दोबारा से परमाणु कितना हो जाएगा 8। तो a बराबर कितना आ गया 1। तो b कहां पर है बच्चों, b कहां पर है, केंद्र में। कहां पर उपस्थित है, केंद्र में। तो बच्चों बॉक्स के अंदर या सेल के अंदर जो परमाणु होता है टोटल कितना होता है 1। तो सूत्र कितना हो जाएगा a1 b1, या सूत्र कितना हो जाएगा ab। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए यदि a घन के कोनों पर उपस्थित है और b फलक के केंद्र पर उपस्थित है। a कहां है बच्चों, कोने पर। तो कोनों पर परमाणु, मैं बच्चों दोबारा लिख देता हूं, कोनों पर उपस्थित परमाणु। तो बच्चों कोनों पर उपस्थित परमाणु कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा बेटा 8 × 1/8, 8 × 1/8, मतलब कॉर्नर पर परमाणु कितना हो गया 1। तो a कितना हो गया बच्चों आपके पास 1। a परमाणु की संख्या कितनी होगी 1, और b जो परमाणु है बेटा वो b परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बच्चों b परमाणु कहां पर है, b परमाणु बच्चों फलक पर। कहां पर है, फलक पर। तो b परमाणुओं की संख्या बच्चों, तो b परमाणु कहां पर है, फलक पर। फलक कितने होते हैं 6, और एक फलक का कितना परमाणु का होता है 1/2। तो टोटल परमाणु बच्चों 2 × 3, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो कितना आ जाएगा 3। तो b बच्चों कितने आ गए आपके पास में 3। तो यौगिक का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यौगिक का सूत्र हो जाएगा बच्चों आपका AB3। क्या बन जाएगा आपका AB3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आपके बाद क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि एक ठोस जो है बच्चों घनीय संरचना बनाता है जिसमें x बच्चों घन के कोनों पर उपस्थित है, घन के कोनों पर उपस्थित है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ऊपर। x घन के कोनों पर उपस्थित है, y बच्चों घन के केंद्र में उपस्थित है, घन के केंद्र में उपस्थित है। ठीक है बेटा, तथा एक परमाणु O है जो कोर के केंद्र में उपस्थित है। किसमें बच्चों, कोर के केंद्र में। ये बच्चों यहाँ से नया पॉइंट है कि कोर के केंद्र में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र आपको बताना है। अब बच्चों पहले ये समझ लीजिए कि घन के कोने पर हम कई बार कर चुके हैं, तो एक ही परमाणु होता है। घन के केंद्र में जो उपस्थित है, मतलब बॉडी के जो अंदर उपस्थित है, वो भी एक ही परमाणु होता है। लेकिन बच्चों कोर के केंद्र में, अब बच्चों कोर क्या होती है वो समझ लीजिए बच्चों। जैसे आप इस बुक को देख पा रहे हैं बच्चों, तो कोर क्या होती है बच्चों, ये भुजाएं होती हैं 1, 2, 3 और 4। ये बच्चों कितनी कोर होती है 4। तो बच्चों जो भुजाएं होती हैं आपकी, भुजा बच्चों अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो भुजाएं निकल के आती है बच्चों आपकी 12। कितनी निकल के आती है 12, क्योंकि बच्चों एक फेस में अगर आप देखें 1, 2, 2 होगी बच्चों ये पैरेलल, 3 और 4। कितनी होगी बच्चों 4। ठीक है, 4 बच्चों आपकी इस साइड में हो जाएंगी 1, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों 1, 2। ठीक है बच्चों 3 और 4, 4 और 4 बच्चों कितनी हो गई 8। 8 के बाद बच्चों ये 9 और ये 10। ठीक है बच्चों, और ये साथ में बच्चों 11 नीचे। और अगर आप देखें बच्चों दो इसमें फेस में होंगी, एक तो ये हो गई 11 और ये हो गई आपकी 12। तो बच्चे कोरे कितनी होती हैं 12 होती हैं। कुल कोरे कितनी होती है 12। जैसे आप रूम में देखें बच्चों आपकी, तो रूम में बच्चों नीचे का जो फर्श होता है उसमें 2 तो लंबाई हो गई, 2 चौड़ाई हो गई, 4 भुजाएं तो ये हो गई 4 बच्चों। इसी प्रकार से छत में हो गई 2 पैरेलल लंबाई हो गई और 2 बच्चों क्या हो जाएंगी चौड़ाई। कितनी हो गई 8।
ठीक है बच्चों। और 8 के बाद बच्चों जो 4 भुजाएं बची हैं या जो 4 कोर की लंबाई बची है वो कौन सी है बच्चों? रूम के जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है बच्चों, वो जो कॉर्नर होंगे वो बच्चों को दोनों कॉर्नर, 2 इधर होंगे, 2 बिल्कुल आपके सामने होंगे, 2 पीछे होंगे। तो कुल मिला के भुजाएं कितनी होती है बच्चों? 12। कितनी भुजाएं होती है बच्चों? 12 भुजाएं होती है, यानी कि कोर की जो लंबाई होती है या कोरों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। अब बच्चों ये तो हमें पता चल गया कि कोर, टोटल जो नंबर ऑफ कोर्स होते हैं, जो एज होती हैं वो 12 होती हैं। कितनी होती है बच्चों? 12 होती हैं। आप किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में गिन सकते हैं, जैसे बच्चों मैच बॉक्स होता है, माचिस आपने देखी होगी, उसमें भी 12 भुजाएं होती हैं। कितनी होती है बच्चों? 12 भुजाएं होती हैं। तो 12 कोर होती हैं। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि एक कोर में परमाणु का कितना हिस्सा होता है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो आपकी वॉल है, अगर उस वॉल के कॉर्नर पर, ठीक है बच्चों, उस वॉल के कॉर्नर पर एक पिलर बना हुआ है बच्चों। क्या बना हुआ? पिलर बना हुआ है। होते हैं बच्चों जनरली आपने देखे होंगे कि किसी दीवार में एक पिलर बना हुआ है बच्चों, इस तरीके से। मान लीजिए बच्चों ये पिलर है कोई, ठीक है बच्चों। तो जो पिलर होते हैं आपके, तो बच्चों जो पिलर होते हैं उससे कितनी दीवारें अटैच हो सकती हैं? 4 दीवारें अटैच हो सकती हैं बच्चों। कोई भी पिलर है बच्चों कैसा होता है? चौकोर होता है। तो उस पिलर से आप कोरिलेट करते हुए 4 दीवारें बना सकते हैं। जैसे चारों डायरेक्शन होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक उसी प्रकार से बच्चों किसी भी कोर से या जो कोर होती है उससे 4 दीवारें अटैच होती है। कितनी होती है बच्चों? 4। यानी कि परमाणु का बच्चों 1/4 भाग यहाँ पर अटैच होता है। कितना होता है? 1/4 भाग। यहाँ तक क्लियर बच्चों? कुछ समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर रिपीट करता हूँ बच्चों। जो कोर होते हैं, कोर की जो लंबाई होती है बच्चों, कोरों की जो संख्या होती है आपके पास वो 12 होती है। 1 2, देखिए बच्चों इसमें देख लीजिए 1 2 3 और 4, टोटल बच्चों ये कितनी भुजाएं हैं? 4। 4 बच्चों इसके बैक में होंगी, कितनी हो गई? 8। यहाँ तक क्लियर बच्चों? 8 के बाद बच्चों एक भुजा ये हो गई 9 और एक ये होगी बच्चों 10। ठीक है। अगर हम बैक काउंट करेंगे तो ये हो जाएगी बच्चों 11 और इसके ठीक नीचे बच्चों जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 12। तो इस प्रकार से 12 भुजाएं होती हैं और एक भुजा पर या कोर पर जो होता है बच्चों वो 1/4 परमाणु उपस्थित होता है। तो चलिए बच्चों आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर बच्चों हमारा क्या कहता है? तो बच्चे घन के कोनों पर कितना परमाणु होता है? घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु, तो बच्चों घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु कितना होता है? 8 × 1/8, मतलब टोटल परमाणु कितना होता है? 1। कितना होता है बच्चों आपका? 1। अगर हम बात करें y, घन के केंद्र में उपस्थित परमाणु कितना होता है? 1। ठीक है बच्चों। O कहां पर है? कोर के केंद्र में, मतलब भुजा के केंद्र में, कोर के केंद्र में बच्चों। तो कोर कितनी होती है बच्चों? टोटल कोर कितनी होती है? 12। और एक कोर पे कितना परमाणु आया था? 1/4। तो टोटल परमाणु कितने हो गए बच्चों? 3। तो कोर के केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने आए बच्चों आपके? 3 आए। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, ये दोनों आपको क्लियर होंगे। बच्चों घन के कोनों पर आपको पता ही है पहले से 1/8 निकल के आ रहा था, टोटल बना रहा था, घन के केंद्र में भी बना रहा था। नया पॉइंट था कोर के केंद्र में बच्चों। आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, केंद्र में बच्चों कितने थे? 3। तो बच्चों यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x कितना है? 1, y कितना है बच्चों? 1, o कितने हैं? 3। तो बच्चों ठोस का जो सूत्र होगा वो कितना होगा? XYO3। कितना होगा बच्चों आपका? XYO3। तो एक उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो कुछ इस प्रकार है बच्चों। मैंने कहा बच्चों आपसे 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में एक सेलों की संख्या बताइए यदि इसका क्रिस्टलीकरण फलक केंद्रित होता है। कितने में बच्चों? 8.1 ग्राम में। किसमें बच्चों? 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में एक सेलों की संख्या बतानी है। किसकी बतानी है बच्चों? एक सेलों की संख्या बतानी है बच्चों। तो बच्चों एक सेलों की संख्या, और ये किसमें होता है? फलक केंद्रित में होता है। इसका जो क्रिस्टलीकरण है बच्चों किसमें होता है? फलक केंद्रित। ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चों हमें निकालनी पड़ेगी, एल्यूमिनियम का परमाणु भार आपको याद होगा कितना होता है? 27। परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 27। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में मोलों की संख्या। किसकी बच्चों? मोलों की संख्या। यहां तक क्लियर बच्चों? तो मोलों की संख्या कितनी होती है बच्चों? ग्राम में मात्रा 8.1 बटे क्या होता है बच्चों आपका? अणुभार। तो मोलों की संख्या आ गई बच्चों इतनी।
ग्राम में मोलों की संख्या कितनी आ गई आपकी 8.1 डिवाइड बाई 27। तो ये आ गई आपकी मोलों की संख्या। और आप जानते हैं बच्चों एक मोल बराबर कितने परमाणु होते हैं बच्चों? एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो एक मोल बराबर कितना हो गया 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु। तो बच्चों 8.1 डिवाइड बाई 23 मोल कितने परमाणु आ जाएंगे बच्चों आपके? ये आ जाएंगे बच्चों आपके 8.1 डिवाइड बाई 27 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? अगर आपने ये मोलों की संख्या का फॉर्मूला याद था तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल है। मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा थी 8.1, अणुभार कितना होता है 27। तो ये हो गया बच्चों 8.1 डिवाइड बाई 27। एक मोल में बच्चों परमाणु की संख्या दी हुई है, तो बच्चों मोलों की संख्या निकाल ली मैंने डायरेक्ट। और मोलों की संख्या से क्या निकाल लिया बच्चों? परमाणुओं की संख्या। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है बच्चों, ये क्रिस्टलीकरण किसमें होता है? एफसीसी में। किसमें होता है बच्चों? एफसीसी में। तो एक सेल में एफसीसी में टोटल परमाणु कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? एक एफसीसी जो सेल होती है बच्चों, उसमें कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु। कितने परमाणु होते हैं बच्चों? 4 परमाणु। ठीक है, तो एक परमाणु में कितनी सेल होगी बच्चों? एक परमाणु में बराबर कितनी होगी? 1/4 सेल। कितना होगा बच्चों आपका? 1/4 सेल। यहाँ तक क्लियर? तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका 1/4 सेल। ठीक है, तो आइए इस तरफ चल लेते हैं। 8.1 इंटू डिवाइड बाई 27 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23। अगर बच्चों इसकी कैलकुलेशन करें इतने परमाणु है, तो इतने परमाणुओं में कितनी यूनिट सेल बनेगी? तो बच्चों किससे डिवाइड करना होगा? 4 से, या 1/4 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया बच्चों? 8.1 4 इंटू 27 इंटू 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसे करेंगे आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है बच्चों। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 4.517 इंटू 10 टू द पावर 22। ठीक है बच्चों, इकाई सेल। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों। आपसे इकाई सेलों की संख्या पूछी गई है 8.1 ग्राम, 8 ग्राम। चलो मैं मान लेता हूं बच्चों आपसे 27 ग्राम में पूछी गई है। किसमें बच्चों? 27 ग्राम में। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम में इकाई सेलों की संख्या बताइए। तो बच्चों 27 ग्राम में कितने मोल आ जाते हैं? 27/27 1 मोल। कितना आ जाता है बच्चों आपका? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने होते हैं? 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। और बच्चों एक यूनिट सेल कितने परमाणु से मिलकर बनता है? 4। क्योंकि एफसीसी की बात कर रहा है, तो एफसीसी यूनिट सेल में 4 परमाणु होने चाहिए। कितने बच्चों? 4। तो बच्चों एक मोल में इतने परमाणु थे, तो यूनिट सेल की संख्या निकालेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 8.1 ग्राम मैंने दिया है, तो आपको इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है। आंसर आपके सामने आ जाएगा 4.517 इंटू 10 टू द पावर 22 इकाई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं इसी की तरह आपको दे देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इसको आपको खुद ही करना है कि 4 ग्राम पोटेशियम में, किसमें बच्चों? 4 ग्राम पोटेशियम में 4 ग्राम पोटेशियम में बच्चों इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ग्राम पोटेशियम में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका क्रिस्टलीकरण काय केंद्रित संरचना में होता है। किसमें बच्चों? काय केंद्रित संरचना में होता है। तो बच्चों पोटेशियम का परमाणु भार भी नोट कर लें। पोटेशियम का परमाणु भार होता है बच्चों 39। कितना होता है? 39। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताए थे वॉइड्स मतलब रिक्तियां। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था बच्चों 2 प्रकार की रिक्तियां बताई थी। एक तो बताया था बच्चों आपको अष्टफलकीय रिक्तियां। कौन सी बच्चों? अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अष्टफलकीय रिक्तियां बच्चों कितनी होती है? n के इक्वल होती है, मतलब जितने भी परमाणु यूनिट सेल में उपस्थित होते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या उतनी ही होती है। और बच्चों बात करें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बच्चों कितनी होती थी? 2n। कितनी होती थी बच्चों? अष्टफलकीय रिक्तियों का 2 गुना, या यूनिट सेल में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं किसी क्रिस्टल में उसकी डबल होती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि यौगिक का सूत्र क्या होगा यदि तत्व Y CCP जालक बनाता है। बच्चों Y क्या बनाता है आपका? CCP। Y CCP जालक बनाता है। ठीक है बेटा, यहां तक पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया कि Y CCP जालक बनाता है।
तथा तत्व x के परमाणु 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरे हुए हैं। तो बच्चों जो x के परमाणु हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के बच्चों 1/3 भाग को घेरे हुए हैं। तो आपको यौगिक का सूत्र बताना है बच्चों। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी में बच्चों आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में। तो बच्चों सीसीपी का मतलब होता है एफसीसी से। किससे होता है? एफसीसी से। तो बच्चों वाई क्या बनाता है? एफसीसी चालक बनाता है या सीसीपी। तो बच्चों वाई सीसीपी चालक बनाता है। तो सीसीपी चालक बनाने के लिए बच्चों कितने परमाणु चाहिए? तो वाई क्या बनाता है? सीसीपी चालक बनाता है। तो बच्चों वाई के परमाणुओं की संख्या, तो बच्चों एफसीसी में कितने परमाणु चाहिए मैं कई बार बता चुका हूं बच्चों। वाई के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों? टोटल होगी 4। कितनी होगी? 4। ठीक है बच्चों। अब परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4। अब x क्या है बच्चों? चतुष्फलकीय रिक्तियां। चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? 4 की 8। कितनी होंगी बच्चों? 8। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो बच्चों चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आ गई आपकी 4 × 2 मतलब 8। ठीक है बच्चों। और इनका 1/3 भाग कौन घेरता? x। तो x परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई बच्चों? x के परमाणुओं की संख्या या x परमाणुओं की संख्या बच्चों आपके सामने हो जाएगी कितनी? 1/3 × 8 मतलब 8/3। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो यहां से आपको 2 पॉइंट समझने थे। y बच्चों क्या बनाता है? सीसीपी चालक बनाता है, मतलब एफसीसी बनाता है। तो y अगर एफसीसी चालक बनाता है, ठीक है बच्चों, तो y के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 4। x क्या करता है बच्चों? चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग घेरता है। तो इसमें परमाणु कितने थे बच्चों? 4। तो रिक्तियां कितनी होगी? डबल। चतुष्फलकीय रिक्तियां डबल होगी। तो जब डबल रिक्तियां होगी बच्चों तो उसका 1/3 भाग मतलब 8 का 1/3 भाग घेरता तो कितनी होगी? 8/3। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होता है x कितने हैं बच्चों? 8/3। y के परमाणु कितने हैं? 4। कितने हैं बच्चों? 4। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। चाहे तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में तो कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? 8। y कितना हो जाएगा बच्चों? 12। इसको सिंपल रेशो में बनाने के लिए 8/3 जो था आपके पास में और 4 था बच्चों, तो दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 12। 4 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। तो 4 से डिवाइड करेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? x2y3। क्या होगा बच्चों आपका? x2y3। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या होगा? रिक्तियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बच्चों नंबर ऑफ एटम्स की डबल होती है और अष्टफलकीय रिक्तियां नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती हैं। तो बच्चों फॉर्मूला निकल के क्या आया था? x2y3। क्या आया था बच्चों? x2y3। मैं एक बार फिर बता देता हूं बच्चों आपको रफ में। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था एक बार फिर समझ लीजिए। तो बच्चों y क्या बनाता है? सीसीपी। y सीसीपी चालक बनाता है, मतलब y की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है बच्चों। अब x क्या है बच्चों? अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को घेरता, तो सॉरी बच्चों चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को घेरता है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी बच्चों? 2m। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8 और उनका 1/3 भाग घेरता तो मतलब 8/3। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? x 8/3 परमाणु है और y कितना है? 4। तो इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो गया? x 8 y 12। अब इनमें कॉमन नंबर 4 आ सकता है, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 4 से डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कितना हो गया? x2y3। तो ये है बच्चों आपका आंसर। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का दूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा यदि तत्व Y CCP जालक बनाता है। Y क्या बनाता है बच्चों? इस बार भी Y CCP जालक बनाता है, CCP जालक बनाता है तथा X अष्टफलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग को घेरते हैं। तो बच्चों Y CCP जालक बनाता है तो Y परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। अष्टफलकीय रिक्तियों की बात कर रहा है बच्चों, तो अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी? अष्टफलकीय रिक्तियां, तो बच्चों अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती हैं? जितने परमाणु होते हैं तो कितनी होगी बच्चों? 4। तो x परमाणु की संख्या कितनी होगी बच्चों? अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3। अष्टफलकीय रिक्तियां इनका 2/3 मतलब कितना हो गया बच्चों आपका? 8/3। ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख पा रहे होंगे बच्चों, वही आएगा
x की पावर मतलब x कितना है 8/3 और y कितने बच्चों आपके 4। तो यहाँ से बच्चों सिमिलर उसी की तरह करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा x2y3। क्या आ जाएगा बच्चों x2y3। इन दोनों क्वेश्चन की बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको वॉइड्स मालूम होने चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, या इनके नंबर कितने होते हैं। ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद ही कहीं मिले। तो बच्चों हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था उपसय संयोजन संख्या। क्या पढ़ा था बच्चों? उपसय संयोजन संख्या या उपसय संयोजक संख्या। तो आपको बच्चों उपसय संयोजक संख्या बतानी है। सोडियम आयन की त्रिज्या दी हुई है आपको, क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं। यदि सोडियम आयन की त्रिज्या बच्चों कितनी है 25 pm है। कितनी है बच्चों 25 pm है। ठीक है। और क्लोराइड आयन की त्रिज्या जो है बच्चों वो आपकी 181 pm है। pm का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों पिकोमीटर। क्या होता है बच्चों पिकोमीटर। तो आपको Na1 पॉजिटिव की उपसय संयोजक संख्या बतानी है। क्या बतानी है? उपसय संयोजन संख्या बतानी है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन की सोडियम आयन की बच्चों त्रिज्या दी हुई है, क्लोराइड आयन की दी हुई है। तो आपको इनकी उपसय संयोजक संख्या बतानी है। तो बच्चों उपसय संयोजक संख्या का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो बच्चों ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस है और ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव बच्चों मतलब धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात अगर आपका बच्चों ये आता है 0.155 से 0.225 तक। तो बच्चों अगर धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात 0.155 से 0.255 आता है। ठीक है बच्चों। तो इसकी उपसय संयोजक संख्या होती है 3। कितनी होती है 3। अगर बच्चों इसका अनुपात आता है आपका 0.225 से 0.414 तक बच्चों इसके बीच आता है अगर, तो इसकी उपसय संयोजक संख्या बच्चों कितनी होगी 4। कितनी होगी बच्चों आपकी 4। ठीक है। और अगर आपका बच्चों 0.414 से 1 के बीच तक आता है, कहां तक आता है बच्चों 1 के बीच, तो इसकी जो बच्चों समन्वय संख्या होगी उपसय संयोजक संख्या वो आएगी 6। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को आप लोगों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कि रेशो कहां तक आएगा बच्चों। तो जनरली मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ बच्चों, 25/180 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 25 7 175 7। तो बच्चों 7 एकम 7। ठीक है बच्चों। तो लगभग बच्चों यहीं पर आएगी। तो उपसय संयोजक संख्या इसकी कितनी आ जाएगी 3। तो रेशो आपको कैलकुलेट करना बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहें या बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन कहें कि उपसय संयोजक संख्या आपको निकालनी है और आपको धनायन और ऋणायन की त्रिज्या दी हुई है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों किस तरह के क्वेश्चन में लेने वाला हूं वो देख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन इस बार लेने वाला हूं मैं कि आपको या तो कोर की लंबाई दी जाएगी, परमाणु की त्रिज्या पूछी जाएगी, या परमाणु की त्रिज्या दी जाएगी और आपसे कोर की लंबाई पूछी जाएगी। मतलब कोई भी एक पॉइंट दिया जाएगा और आपसे दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बच्चे बहुत कम करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम ये बच्चों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आए। तो बच्चों हमने तो जनरली यूनिट सेल पढ़ी थी, एक पढ़ी थी सरल गणनीय। कौन सी बच्चों? सरल गणनीय। तो सरल गणनीय के लिए बच्चों क्या होता है a = 2r होता है। कितना होता है बच्चों आपका a = 2r। दूसरी होती थी बच्चों आपकी फलक केंद्रित। फलक केंद्रित के लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा बच्चों आपका एफसीसी के लिए क्या होता था। एफसीसी बच्चों एक परमाणु मिडिल में होता था। तो मिडिल में होता था तो कितना आ जाता बच्चों 4r = a√2। a√2 इसे कैलकुलेशन करेंगे तो a बच्चों यहां से निकल के आएगा 2√2r। और जो बच्चों काय केंद्रित होती है जिसकी हम बात करते हैं बीसीसी के लिए, काय केंद्रित होती है बच्चों, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, अगर आप काय केंद्रित की बात करें तो बच्चों होता है 4r √3a। तो a बच्चों यहां से आ जाता 4/√3r। तो बच्चों ये तीन फॉर्मूले होते हैं। ये होता है बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ये होता है एफसीसी के लिए, ये एचसीपी कह लें, सीसीपी कह लें, और काय केंद्रित का मतलब होता है बच्चों बीसीसी के लिए। तो ये तीन फॉर्मूले बच्चों आपके सामने हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन करने हैं। या तो आपको ए की वैल्यू दी जाएगी, आर पूछा जाएगा, या आर की वैल्यू दी जाएगी, ए पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, एल्यूमिनियम का क्रिस्टलीकरण एफसीसी में संख्या संरचना में होता है। तो बच्चों फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा। एल्यूमिनियम का क्रिस्टलीकरण एफसीसी संरचना में होता है
यदि धातु परमाणु की त्रिज्या, तो जो परमाणु की त्रिज्या दी हुई है आर, कितनी दी हुई है आप देख पाएंगे 125 पीएम, कितनी दी है बच्चों 125 पीएम। और आपसे कोर की लंबाई पूछी है, क्या पूछी है, कोर की लंबाई। तो बच्चों ध्यान रखना किसके लिए बात कर रहा है, फलक केंद्रित के लिए। तो बच्चों फलक केंद्रित में A इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2r, तो कितना हो गया बच्चों 2√2r कितना 125, तो 125 पीएम हो जाएगा बच्चों। 125 दूनी कितना हो गया 250, 250√2 पीएम। और 250√2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1.414 पीएम। मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, मान लीजिए 0, 2500 का 100, 10 बेटा 25 एकम 25 और 10 35 3, 2500 का 100 और 3 103 बच्चों 10 और 25 और 10 बच्चों 35। तो पॉइंट कितने अंक पहले आएगा बच्चों 3 अंक पहले, तो कितने आ गए बच्चों 353, कितनी आ गई बच्चों आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर 353.5 पीएम, मतलब 353.5 पिकोमीटर। तो बच्चों ये फॉर्मूले हम जनरली भूल जाते हैं, आपको याद रखने होंगे। नया क्वेश्चन बच्चों एक और ले लीजिए कि क्रोमियम का क्रिस्टलीकरण बीसीसी जालक में होता है। एक एक सेल के कोर की लंबाई बच्चों बीसीसी के लिए दिया हुआ है इस बार। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, खुद करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। क्रोमियम का क्रिस्टलीकरण बीसीसी जालक में होता है। एक एक सेल के कोर की लंबाई यदि 287 पीएम है, मतलब पिकोमीटर है, तो क्रोमियम परमाणु की त्रिज्या बताइए बच्चों। इस बार आपको ए दिया हुआ है, आर निकालना है। बीसीसी के लिए बात कर रहा है, किसके लिए बच्चों, बीसीसी के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो सॉलिड स्टेट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में लगभग बच्चों पहले 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते थे, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ने के लिए चैप्टर आपको क्लियर करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।